Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को डिस्कस किया था और उसमें हमने उसकी टाइप्स को भी देखा. There were two types of dispersions. कौन कौन सी थी? Number 1, absolute dispersions. Number 2, relative dispersions. अब absolute dispersions में हमने देखा था कि we have different calculations mode. वो कौन कौन से थे? पहले नंबर पर था रेंज, नंबर 2 पर क्वार्टाइल डेविएशन, फिर मीन डेविएशन, उसके बाद वेरिएंस एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन. आज के लेक्चर में हम इनकी कैलकुलेशंस को आगे प्रोसीड करेंगे. अब सबसे पहले हम रेंज को डिस्कस करेंगे. तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि रेंज को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है. जी स्टूडेंट्स, अब इसमें एक चीज बड़ी अहम है कि आपने जब भी एब्सोल्यूट डिस्पर्शंस को कैलकुलेट करना है तो उनके मेथडोलॉजीज को माइंड के अंदर रखना है. उनका जो फॉर्मूला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और हर फॉर्मूले के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने वन बाय वन अपने माइंड के अंदर रखते हुए आगे प्रोसीड करना. नंबर 1 आपका जो है मेथड है वो है रेंज. इसको हमने रिप्रेजेंट किया था कल लास्ट लेक्चर में, हमने 16 में, दैट इज आर. और उसके बाद इसका जो फॉर्मूला था दैट वाज एक्स मैक्स माइनस एक्स. अब इस मैक्स और मिन को आपने जो है वो याद रखना है. ये मैक्स जो है वो मैक्सिमम से है और मिन जो है वो किससे है? मिनिमम से. यानी आपने डेटा की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को कंसिडर करना, चाहे ये ग्रुप डेटा में हो या ये अनग्रुप डेटा हो. हम इसकी एक एग्जांपल स्टार्ट करते हैं अनग्रुप डेटा से. कुछ वैल्यूज जो है वो हम कंसिडर करते हैं, लाइक 5, 8, 20, 25, 16 and 50 फॉर एग्जाम्पल. 6 वैल्यूज का ये हमने डेटा ले लिया और इसकी हम आगे देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं. इनको कंसिडर करने के लिए हम 2 तरह से देखते हैं. या हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं, वन बाय वन आप सारी वैल्यूज को कंसिडर करें, या हम इसको अरेंज कर सकते हैं. अरेंजमेंट में क्या होगा कि आप डिसेंडिंग या असेंडिंग दोनों जो है वो ऑर्डर्स को कंसिडर कर सकते हैं. आपकी अपनी चॉइस है. उसमें ये होगा कि आपको मिनिमम टू मैक्सिमम भी मिल जाएगा या मैक्सिमम टू मिनिमम भी आपको अवेलेबल होगी वैल्यू. तो वहां से आप वैल्यू को देख सकते हैं. लेकिन अगर मैं ये रिकमेंड करता हूं कि अगर आपके पास सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत छोटा सा कोई सेट है जिसमें 7-8 वैल्यूज तक का 10 वैल्यूज तक का डेटा है, तो आप बस उसको एक दफा गो थ्रू करें और वहां से आप इजीली पिक करें कि आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कौन सी है. लाइक दिस. अगर हम इस डेटा को देखें तो मैं यहां से जब मूव करना शुरू करता हूं तो मुझे बज़ाहिर यही लग रहा है कि फर्स्ट वन एक्स मिन, यानी मिनिमम वैल्यू यही है. अब आगे चलें. 8, 20 लार्जर वैल्यू हो गई, ठीक है. 25, 16 और 15. सो अगर आप इसको यहां से देखें तो आपको नजर आ रहा है कि 25 इज द मैक्सिमम वैल्यू. सो इसको हम एक्स मैक्स कह रहे हैं. सो अब काम खत्म हो गया. सिंपल. आपको क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज देखनी है. R इज इक्वल टू 25 माइनस 5. सो 20 इज द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है. इसी तरह यानी फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूले की आउटलुक यही रहेगी. आपकी कैलकुलेशंस ग्रुप डेटा के हवाले से भी होगी, चाहे वो ग्रुप डेटा डिस्क्रीट हो या वो कंटिन्यूस हो, ठीक है. सो कंटिन्यूस हो तब भी, डिस्क्रीट हो तब भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है. यानी आपको हमेशा डेटा में से मैक्सिमम वैल्यू या डेटा में से मिनिमम वैल्यू को लोकेट करना है और उसमें से उसकी कैलकुलेशंस को देख लेना. ठीक हो गया. अब आगे चलते हैं हम फर्दर इसके कैलकुलेशंस की तरफ जो कि ग्रुप डेटा से रिलेटेड है. मैं आमतौर पर ग्रुप डेटा को जब भी कंसिडर करता हूं तो उसमें रेंज के अंदर हम कंटिन्यूस को देखते हैं.
क्योंकि कंटिन्यूस को अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो डिस्क्रीट जो है वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाता है कि वो उसकी कैलकुलेशंस क्या है, वो बहुत सिंपल हो जाती है। सो चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ और वहां देखते हैं कि हम ग्रुप डेटा में कंटिन्यूस केस के अंदर जो रेंज है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल नंबर 2 को देखेंगे। इसमें मैं एक ग्रुप डेटा जो है वो कंसिडर कर रहा हूं, लाइक कंटिन्यूस डेटा में देखिए ग्रुप्स होते हैं और आगे उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इन फ्रीक्वेंसी का जो है वो इस कैलकुलेशन के अंदर कोई जो है वो रूल नहीं है, यानी जब भी आपने कैलकुलेशंस करनी है रेंज की तो आपको आपने माइंड में रखना है कि फ्रीक्वेंसी का कोई भी इसमें रूल नहीं है। आपका सारा का सारा लिंक जो है वो फर्स्ट आपके ग्रुप्स के साथ। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे x, दैट x इज योर मिड पॉइंट। यही मिड पॉइंट जो है वो आपको बताएगा कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मिड पॉइंट को आप अरिथमेटिक मीन में कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, और कैसे आप कैलकुलेट करते थे कि आपके पास जो ग्रुप की दो वैल्यूज है, लिमिट्स हैं, आप दोनों लिमिट्स को ऐड करते थे और 2 पर डिवाइड कर लेते थे। अब देखिए जरा, 5 और 9 को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर आता है 14। तो 14 को आप क्या करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 7। यही प्रोसेस जो है वो आपका चलेगा 10 और 14 में। 10 प्लस 14 ऐड करेंगे, इट इज 24। 24 को आप 2 पर डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 12। ठीक है जी, इसी तरह अब आगे मूव करेंगे, 15 प्लस 19 सम एंड देन डिवाइडेड बाय 2, आंसर जो है वो आपका 17 होगा और फिर उसके बाद फाइनली ये 22 होगा। अब आप देखिए आपका ऑलमोस्ट काम खत्म हो गया। यहां आपको सिंपल क्या करना है, रेंज का फॉर्मूला लिखना है। वही फॉर्मूला है, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को आप माइनस करेंगे और उसको यहां पर उसका फाइनल आंसर को कैलकुलेट कर लेंगे। वो क्या है, देखिए 7 इज द मिनिमम वैल्यू, 22 इज द मैक्सिमम वैल्यू। आप क्या करेंगे, 22 में से 7 को माइनस करेंगे और उसका आंसर आ जाएगा 50। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर रेंज ऑफ ग्रुप डेटा, और जब आपके पास कंटिन्यूस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर होगी बात जी। अब इसमें आगे हम मूव करेंगे। अगर फर्ज कर लें कि आपके पास ग्रुप्स की बजाय डायरेक्ट आपके पास डिस्क्रीट केस होता है, तो वो तो बहुत सिंपल है। आप गौर करें, मैं इसका एक आउटलुक जो है वो आपको दिखाता हूं कि फर्ज कर लें आपके पास x दिया हुआ है और f दिया हुआ है। दिस इज योर डिस्क्रीट केस, यानी आपके पास x की कुछ वैल्यूज है, आपके पास f की वैल्यूज है। ऑब्वियसली ग्रुप डेटा होगा तो यहां तो आपको कुछ भी कैलकुलेशंस नहीं करनी, आपकी कैलकुलेशंस ऑलरेडी जो है वो बनी हुई है। आपको सिंपल क्या करना है, x मिनिमम देखना है और मैक्सिमम देखना है और आपको फॉर्मूले के अंदर लगाकर वैल्यूज को फाइंड करना है। जस्ट आपको फॉर्मूला जो है वो पुटअप करना है। ठीक है, यहां एक बड़ी अहम बात है जो आपको याद रखनी है। कोशिश ये करनी है कि जब भी एग्जांपल या आपका क्वेश्चन जो है वो ग्रुप्स की फॉर्म में है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में है, तो आपने ये देखना है वो अरेंज्ड हो। अगर वो अरेंज नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो बी केयरफुल। यहां पर अनग्रुप डेटा में जैसे मैंने आपको यहां बताया था, ठीक है, यहां पर हमें प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहां पर इशू आएगा अगर ये डेटा अरेंज नहीं होगा। सो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको अरेंज करना है। अगर अरेंज नहीं है, आमतौर पर आपको 99% केसेस में आपको डेटा जो है वो अरेंज फॉर्म में ही मिलता है। ठीक है, सो आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी डेटा को ध्यान से जो है वो आप देखें। अगर वो रेंज फॉर्म है, ओके, आप उसको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को लोकेट करें और उसके बाद फर्दर उसकी कैलकुलेशंस कर लें। क्लियर होगी बात। अब हम अपने सेकंड मेजरमेंट की तरफ चलते हैं, जो है क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, आइए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, रेंज के बाद आपकी जो सेकंड
मेजरमेंट है, वो है क्वार्टाइल डेविएशन। जिसको हम आमतौर पर Q डॉट डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। अब क्वार्टाइल डेविएशन क्या चीज है? देखिए अभी जैसे मैंने रेंज में आपको बताया कि ये जो एब्सोल्यूट मेजर्स हैं जितनी भी, इनमें मैक्सिमम जिनकी डेफिनेशंस हैं, इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके फॉर्मूलाज में छुपे हुए हैं। ठीक है, मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूं और उससे आपको क्लैरिटी होगी, आप खुद भी इसको सोच सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। लाइक Q dot D quartile deviation is Q3 minus Q1 divided by 2। आप जरा गौर करें, क्वार्टाइल ये लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी इसका मतलब ये है कि ये वो डेविएशन है जो क्वार्टाइल से कैलकुलेट होगी। डेविएशन का मतलब भी आप अरिथमेटिक मीन में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। वो क्या? डेविएशन का मतलब सब्ट्रैक्शन, डेविएट करना, हट जाना। ठीक है, सो क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब यह है कि आप इसमें क्वार्टाइल्स को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कौन से? Q3 और Q1। यानी आप Q3 में से Q1 को माइनस करेंगे और इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो जरा डेफिनेशन माइंड में लाएं कि ये अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल का डिफरेंस है, और फिर इसको आप हाफ कर देते हैं, यानी 2 पे डिवाइड कर देते हैं। सो आप कह सकते हो हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर क्वार्टाइल, यानी अपर और लोअर क्वार्टाइल का जो डिफरेंस है उसको जब आप हाफ करते हैं, दैट इज नोन एज क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, सो आप इसको आप लिख भी सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं क्या? इट इज हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर क्वार्टाइल। यानी अपर और लोअर क्वार्टाइल का डिफरेंस करें और उसका आप क्या करें? हाफ कर दें उसको। ठीक होगी बात। अब आगे इसकी कैलकुलेशंस हैं। देखें, हम पढ़े मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस, लेकिन यहां बड़ा एक अहम पॉइंट है कि अगर आप मेजर्स ऑफ लोकेशंस पढ़ चुके हैं, उसमें आपने क्वार्टाइल्स, डीसाइल्स और परसेंटाइल्स कैलकुलेट किए थे। ठीक है, उन्हीं में से, यानी यहां पर कोई डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेशन नहीं है। Q3 कैसे कैलकुलेट करना है, Q1 कैसे कैलकुलेट करना है, ये ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं। सो आपके लिए बड़ा एक अच्छा मौका है यहां पर कि जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक रिवीजन चांस बन रहा है। ठीक है, यानी Q3 Q1 को कैलकुलेट करने के लिए हम सारी इसकी प्रोसीडिंग्स करेंगे, तो उसमें आपके लिए एक जो पहले आप पढ़ चुके हैं, फर्दर आपके पास जो है वो एक नया जो है वो कॉन्सेप्ट डेवलप होगा कि आप जो है वो Q1 और Q3 को कैलकुलेशन करने के लिए बार बार कैलकुलेशन कहां पे करेंगे। यानी एक दफा आपने क्वार्टाइल्स के कॉन्टेक्स्ट में मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में किया, मेजरमेंट ऑफ लोकेशन में किया, यानी, और अब आप इसको, यानी वही मेजरमेंट्स यूज हो रही हैं, यानी आप एप्लीकेशन देख रहे हैं कि जो मेजरमेंट ऑफ लोकेशंस में आपने चीजें कैलकुलेट की, उनको आप फर्दर आगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में भी देख रहे हैं। सो Q3 का वही मेथड होगा, Q1 वही होगा, और आप इसकी आगे फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे। इसको हम स्टार्ट करते हैं विद अनग्रुप डेटा। ठीक है जी, देखिए जरा, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक अनग्रुप डेटा ले लिया। ठीक है, तो आपको याद होगा मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपने क्या किया था? जब भी क्वार्टाइल्स को फाइंड करना है तो आपको सबसे पहले डेटा को अरेंज करना है। ठीक है, सो आप जब इसका सोल्यूशन देखेंगे तो सोल्यूशन में आपको क्या करना है? आपको करना है कि सबसे पहले अरे फॉर्म बनानी है इसकी, आपको डेटा को अरेंज करना है।
अरे का मतलब अरेंजमेंट, ठीक है जी। देखिए जी, सबसे पहले स्मॉलर वैल्यू देखें, इट इज 4, फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू इज 5, देन 6, 8, फिर उसके बाद 15 और फिर 20। हमने कितनी वैल्यूज है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 और एक और है हमारे पास यहां पर 30, यानी टोटल हमारे पास n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7। अब Q1 का फॉर्मूला क्या था, जरा सोचे। Q1 इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ वैल्यू। अब n की जगह n की वैल्यू लगाइए, देखिए n में n कितना चाहिए हमारे पास, 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। इसकी फाइनल कैलकुलेशंस देखें, 7 प्लस 1 8 बाय 4 इज, यानी आप ये कह सकते हैं कि सेकंड वैल्यू वुड बी कंसिडर्ड एज Q1। अब देखिए कौन सी है जी सेकंड वैल्यू, 4 फर्स्ट वैल्यू है और 5 जो है वो सेकंड वैल्यू। सो यहां पर आप आंसर लिख देंगे 5, दिस इज योर Q1। ठीक होगी जी, आगे चलें। फर्दर कैलकुलेशंस, हमने Q1 कैलकुलेट कर लिया, दैट वाज 5। अब आगे हम चल रहे हैं Q3 की तरफ। Q3 का फॉर्मूला क्या, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, और इसका फैक्टर चूंकि ये थर्ड क्वार्टाइल है तो हम इसके साथ 3 पुट अप करते हैं। सो वही कैलकुलेशन होगी, इसको वैल्यू के साथ, क्योंकि ये पोजीशन है इसकी। सो देखिए पुट अप करें वैल्यूज, 3, n इज 7, 4, सो इट वुड बी सिक्स्थ वैल्यू। अब सिक्स्थ वैल्यू देखिए इसमें कौन सी है, फर्स्ट, सॉरी ये तो अनअरेंज डेटा था, यहां हमने अरेंज डेटा को देखना है, ठीक है जी। वो क्या है, 4 5 6 8, एंड काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 और ये सिक्स्थ वैल्यू, सिक्स्थ वैल्यू इज 20। सो आप यहां पर लिख दीजिए, ये आपकी Q3 की वैल्यू है, वो क्या है, 20। काम आपका ऑलमोस्ट जो है वो खत्म हो गया। क्या है जी, अब आपने फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट अप करना। क्या है जी, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, और वो क्या है जी, Q3 में 20, Q1 इज 5, आप जब देखें इसको तो दैट इज 7.5। क्लियर होगी बात स्टूडेंट्स? में बड़ी अहम बात है कि जब आप अनग्रुप से ग्रुप में जाते हैं, आप लोग शायद फिर वही शायद कंफ्यूजन का शिकार हो सकते हैं कि जी अब शायद कोई नई चीज आ जाए। देखिए एक चीज बड़ी अहम है, क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, इज द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल एंड द थर्ड क्वार्टाइल। अब क्वार्टाइल्स जिस तरह आपने पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, आपने उससे नया मेथड कोई भी अप्लाई नहीं करना। सो ये एप्लीकेशन है, एक रिवीजन है, यानी आप Q1 और Q3 उसी तरह कैलकुलेट करेंगे जिस तरह आपने एज इन मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में किया, मेजरमेंट ऑफ लोकेशन में किया, ठीक है। सो आपको यहां परेशान होने की या घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यह देखना है कि Q1 को कैसे कैलकुलेट किया था इन डिस्क्रीट ग्रुप डेटा, फिर आपने जो है वो कंटिन्यूस केस में कैसे कैलकुलेशंस की थी। सो आप ये कह सकते हो कि आप वहां से अगर रिवाइज कर लेते हैं, आपको देख लेते हो, सो आपको सिर्फ माइंड के अंदर ये रखना है Q1 और Q3 की कैलकुलेशंस, और उसके बाद अब जब यहां पहुंचेंगे डिस्पर्शन में तो आपने देखना कि क्वार्टाइल डेविएशन कैसे कैलकुलेट हुआ, ठीक है। वो है Q3 और Q1 का डिफरेंस, और उसको हाफ कर देना, यानी उसको 2 पे डिवाइड कर देना। क्वार्टाइल डेविएशन की हमने अनग्रुप डेटा से कैलकुलेशंस कर ली हैं। अब हम ग्रुप डेटा की तरफ मूव करते हैं और वहां पर देखते हैं कि ग्रुप डेटा में इसकी कैलकुलेशंस किस तरह होंगी। चलिए बोर्ड नंबर 1 की तरफ देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने अभी अनग्रुप डेटा को कंसिडर किया था, उसकी कैलकुलेशंस की थी। अब हम ग्रुप डेटा की तरफ जा रहे हैं, और सबसे पहले
डिस्क्रीट केस को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा है x और f की फॉर्म इज देखिए आपके पास x डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी आपके पास अवेलेबल। आपको याद होगा ग्रुप डेटा में जब भी हम डिस्क्रीट केस को कंसिडर करते थे क्वार्टाइल्स के लिए, इवन मीडियन के लिए भी, तो हम सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबको याद होगी, कैसे थी कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को आप एज इट इज लिखते हैं, उसके बाद जो आंसर आता है फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का उसको नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में आप ऐड करते हैं। सो इट इज सक्सेसिव एडिशन। ठीक है जी, आप गौर से देखिए, आपको याद आ जाएगा। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज 3, उसके बाद 3 को 4 में आप ऐड करेंगे, दैट इज 7, 7 प्लस 6 इट इज 13, 13 प्लस 5 इट इज 18, 18 प्लस 2 इज 20। ठीक है जी, अब फॉर्मूला क्या है देखें। डिस्क्रीट केस के अंदर जब हम Q1 को कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला वही रहता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ वैल्यू। अब यहां छोटा सा डिफरेंस है कि यहां पे जो n है दैट इज इक्वल टू सिग्मा f, यानी नंबर ऑफ वैल्यूज जो कि ऑन ग्रुप डेटा में हम कंसिडर करते हैं। सो आप जरा देखिए सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज को, हम इस कॉलम को सम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद हो तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जो लास्ट वैल्यू है वो भी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। जरा आप इसको वेरीफाई करें। 3 प्लस 4 इज 7, 7 प्लस 6 इज 13, 13 प्लस 5 18 प्लस 2 इज 20। सो आप गौर से देखो, ये वही आंसर आपका प्रोड्यूस हो गया। सो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल्स टू सिग्मा एफ। वैल्यूज पुट अप करें, देखें n की जगह पर आप क्या लगाएंगे, 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इट इज 21 बाय 4। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 5.25 वैल्यू। यहां आप इसको राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ क्यों करेंगे, क्योंकि आपके पास पॉइंट्स में यहां पर वैल्यूज, आप वैल्यूज की लोकेशन को फाइंड नहीं कर सकते। सो पॉइंट्स में अगर आप इसको राउंड ऑफ करते हैं तो हम ये अप्रोक्सीमेटली आप इसको 5th वैल्यू ही कह सकते हैं। आप जरा देखिए 5th वैल्यू कौन सी बनती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में जाएंगे, देखेंगे 3 का मतलब है 3 ऑब्जर्वेशंस यहां पर आ रही हैं। ठीक है, 7 का क्या मतलब है कि ऑब्जर्वेशन नंबर 4, 5, 6 और 7, क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशंस यहां फर्स्ट में कंप्लीट हो चुकी हैं। सो 7th में क्या होगा कि आपको 4th, 5th, 6th और 7th वैल्यू मिलेगी। तो यहां पर देखें 5th वैल्यू को अगर आपने देखना है, इसका मतलब है तो ये आपकी Q1 जो है वो क्लास होगी। इसको हम यहां पर लिख सकते हैं, दिस इज योर Q1 क्लास। और यहां से इसके अगेंस्ट जो है वो x की वैल्यू दैट वुड बी कंसीडर्ड एज क्या होगी, ये आपकी Q1। आप वहां पर उसको वैल्यू को पुटअप कर दें, यानी 8 इज योर आंसर फॉर Q1। इसी तरह आप Q3 की तरफ जाएंगे। Q3 का फॉर्मूला नेक्स्ट बोर्ड में चलें। देखिए Q3 का फॉर्मूला क्या है, दैट इज n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 3, क्योंकि ये Q3 है। यहां पर भी वही प्रोसेस होगा। n की जगह पर आप क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ, और वो है सिग्मा एफ क्या है आपके पास 20, 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5.25 दैट इज 15.75 वैल्यू।
ठीक है जी। अब जरा इसको राउंड ऑफ करें, देखें क्या बनता है। क्योंकि ये 5 से ग्रेटर है तो इसलिए, यानी ये 7 जो है इज ग्रेटर देन 5, सो इसलिए इसको हम 16th वैल्यू कह सकते हैं। अब 16th वैल्यू देखिए डेटा में क्या आ रही है, यहां से गौर से देखें, CF के कॉलम में देखेंगे हम, ठीक है, और यहां पर देखेंगे कि 15th वैल्यू है। यहां पर देखेंगे जो 13 आपको नजर आ रहा है, 13 मीन कि यहां पर 13 वैल्यू वाइंड अप हो खत्म होगी। अब आगे वैल्यू नंबर 14, 15, 16, 17 और 18 जो है वो आपकी सारी की सारी वैल्यूज जो है वो इसी सेकंड लास्ट ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट कर रही। सो यहां से देखें हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, वैल्यू नंबर 16, सो वो इसी ग्रुप के अंदर लाई कर रही है। सो आप ये कह सकते हो कि आपके पास ये Q3 क्लास जो है एग्जिस्ट कर रही। अब Q3 क्लास के लिए जब हमने ये देख लिया तो इसकी x की वैल्यू को हम लोकेट करेंगे। तो x की वैल्यू कौन सी बन रही है यहां पर, दिस इज 20। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा, Q3। ये वैल्यू हम वहां पर उस फॉर्मूले में वापस पुट अप करते हैं। सो Q3 इज 20। क्लियर होगी बात आपको। अब क्या करना है, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला लिखेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। वैल्यूज को पुट अप करें, देखें 20 माइनस इट इज 8 डिवाइडेड बाय 2। सो फाइनली आपके पास क्या आ रहा है, 12 डिवाइडेड बाय 2 यानी 6। सो क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू जो है वो यहां पर 6 आ। सो आपने देखा गौर से कि जब हम डिस्क्रीट केस को कंसिडर कर रहे हैं, इवन कि जब हम आगे चलेंगे कंटिन्यूस केस के लिए, तब भी आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हमने यहां पे कोई नया मेथड कैलकुलेशन का नहीं अप्लाई किया, हमने एक्चुअली वही मेथड अप्लाई किए जो हमने इससे पहले पढ़ चुके हुए थे। हाँ, नई चीज क्या थी, वो था मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन और दैट वाज क्वार्टाइल डेविएशन। सो क्वार्टाइल डेविएशन में ये है वो बात कि आपको देखना है Q3 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू क्या है, और जो इसकी कैलकुलेशंस होंगी फर्दर उसको हम 2 पे डिवाइड करने के बाद उसका आंसर लिखेंगे। तो यहां आज का लेक्चर जो है वो खत्म होता है। हम इसकी जो कंटिन्यूस कैलकुलेशंस हैं, कंटिन्यूस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए जो कि ग्रुप डेटा में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।